हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे थे कहाँ? अनसोल्ड पेपर सीरीज पर। ठीक है, हम लोग चल रहे थे अनसोल्ड पेपर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा बायोलॉजी सीरीज चल रहा था। और आज हम लोग केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2022 सेट फर्स्ट 347 कोड GI है। ठीक है ना, इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। आज से हम केमिस्ट्री 2022, आपके एग्जाम का 20 डेज बचा हुआ है और 20 डेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और 2022 के मेरे ख्याल से सारे सिलेबस सबके हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस। अब हम लोग किस पर आ रहे हैं? अब हम लोग सीधे कहाँ पर आना है? केवल अनसोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट हल करना है। आपके पास अनसोल्ड पेपर है, आप घर में अपने बैठ करके 3 घंटे का एक कोई भी अनसोल्ड पेपर लीजिए और अपनी ईमानदारी से सॉल्व करके देखिए कि कितना आप कर पा रहे हैं, है ना। अपने आप सेल्फ कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई टीचर आपसे टेस्ट नहीं ले रहे, तो आप खुद सेल्फ बैठ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ना कोई बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं 2022 का सेट नंबर फर्स्ट, जिसमें पहले का क्वेश्चन, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पहला क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, तो कह रहा है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। जो घनीय क्रिस्टल होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। इनमें A बराबर B बराबर C, अर्थात दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं। सॉरी, दोनों नहीं, तीनों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन में सारी चीजें बराबर होती हैं। नंबर इसके खा पर आता है, उसने कहा 450 ml। इसका तो भैया सेकंड ऑप्शन सही है, 450, सॉरी ये तो दिया गया 0.5, ये आंसर सही है। लेकिन कैसे सही है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम दिया गया है 450 ml दिया गया है, और इसमें जो है W है वो 9 ग्राम दिया गया है। NaOH का अणुभार 40 होता है, और मोलरिटी जो है हमें फाइंड करनी है। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। 9 गुणे 1000 बट स्मॉल m का मान है 40 गुणे V का मान है 450। 9 एकम 9, 9 पना 45, 50 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर पॉइंट का 5 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कर लिया और आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया 0.5। इसमें दिया गया है आंसर शून्य। इसके गा का नंबर है, कह रहा है शून्य कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई का थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें मोल पर लीटर सेकेंड होता है। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आप प्रति का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन का चिन्ह हटाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। घ नंबर पर चलते हैं। गाटरमैन कोच अपक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमैन कोच अपक्रिया द्वारा जो बेंजीन बनाता है, उसका सेकंड ऑप्शन सही है, और ये है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है भैया? बेंजल्डिहाइड बनाता है। अंगा नंबर पर चलते हैं। कह रहे कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है। चारों ऑप्शन एमीन के दिए गए हैं, इनमें से कौन सी द्वितीयक एमीन जो होती है, थर्ड ऑप्शन सही है। द्वितीयक एमीन जैसे कि CH3 और NHCH3, ये आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देता। 4 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है? तो DNA में जो है यूरेसिल नहीं होता है। इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, यूरेसिल नहीं होता। DNA में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों होते हैं, ये नहीं होता है DNA में। ठीक है, तो यूरेसिल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं दूसरे के का क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा दूसरे का ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा
3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठिका यानी कोर के साथ, कोर का मतलब भुजा की लंबाई दी गई है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे रखा है। एफसीसी के साथ एफसीसी एक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत। तो एफसीसी में बेटा जेड, यानी जेड क्या होता है, परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या एफसीसी में कितने होते हैं, 4। और तांबे का घनत्व दिया है D बराबर 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na जो है ये वैल्यू एवोगैड्रो संख्या होती है, आपको सेल्फ याद रखनी होगी, है ना, ये आपको स्वयं याद रखनी होगी। और उसने अणुभार पूछा है m बराबर। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, D = Z × m अपॉन Na × a क्यूब। हमें निकालना है m, तो m = क्या हो जाएगा, D × Na × a क्यूब अपॉन m। ठीक है, D की वैल्यू हमने रख दी 8.92 इंटू Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू A की वैल्यू है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब अपॉन 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 2.23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.608 इंटू 3.608 है ना, ये घातें कितनी हो जाएंगी, -24। होल क्यूब खोलेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये पावर कम हो जाएंगे तो 2.23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, सॉरी पावर को तो घटा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.608 इंटू 10 की पावर क्या बचा, -1 बचा, है ना। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मैं कर रहा हूं तो 63.08 इंटू 10⁻⁻1 जो कि हो जाएगा 63.08। ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भैया, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, ये कॉपर का परमाणु भार आ जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के का पर चलने वाले हैं, वो सॉरी खा पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खा, ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में भी आया है तो भैया लाइक और शेयर तो बनता है ना, लाइक और शेयर तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का खा कह रहा क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो यहां पर हेडिंग डाल देंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन अगर हम डालते हैं तो परिभाषा क्या लिखते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं। अब जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, ठीक है ना। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है कि क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। ठीक है, तो मोलर कह रहा है तो एक सूत्र होता है m बराबर 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर हेडिंग क्या पड़ेगी, क्वथनांक उन्नयन, हेडिंग डाल देना भैया, अच्छा लगेगा। क्वथनांक उन्नयन व मोलर द्रव्यमान में संबंध, ये हो गई हेडिंग। अब यहां पर लिखेंगे जहां
m बराबर क्या है, विलेय का आड़ुभार, विलेय का आड़ुभार, k बराबर क्या होगा, क्वथन मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, इस आड़ुभार को मोलर द्रव्यमान भी कहा जा सकता है, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल w जो होगा वो विलेय की मात्रा हो जाएगी, विलेय की मात्रा हो जाएगी, और डेल्टा टीवी जो हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और जो कैपिटल W है वो विलायक की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, विलायक की मात्रा हो जाएगी। आ गया समझ में। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे का खा भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे के गा पर, क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। ये तो साफ कर देते हैं हम आपको, थोड़ा जल्दी में चलते हैं, स्पीड में लेके चलते हैं, तब भी वीडियो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और उसे हम 1-1.5-2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम डिटेल से चलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, यानी कि सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए दूसरे के गा में निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, ऐसा दे रहा है। क्या दिया है, Mg सॉलिड में है प्लस 2Ag प्लस, और इसका दिया 0.001 m, एरो मार्क दे दिया Mg2 प्लस और 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। यदि कह रहा है इसके सेल का परिकलन, ई सेल, इसके ई सेल का परिकलन कीजिए, और ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। और इसमें क्या कह रहा है, ई नॉट सेल दिया है 3.17 वोल्ट, ठीक है। तो पहले तो इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ से करेंगे, Mg से क्या बन रहा है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे, लॉस किए होंगे, तो बना होगा, है ना। और ये बना क्या, 2Ag प्लस से बन गया क्या, Ag2, तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, रिसीव किए होंगे, तो 2Ag बना। अब ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो अभिक्रिया आई वो क्या आई, Mg प्लस 2Ag प्लस एरो मार्क Mg डबल प्लस 2Ag, ये हमारे पास अभिक्रिया आई। यहाँ से हम N कितने मॉलिक्यूल का अंतर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश का ट्रांसफर हो रहा है, तो N की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हुई बात, N की वैल्यू हमारी E हो जाएगी। अब हमें सॉल्व करना है E सेल, तो E सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 अपॉन N होता है, N माने ये जो आता है अपॉन N log 10, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो आयन है ये बन जाएगा Mg2 प्लस अपॉन 2Ag, Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि Ag पे 2 है ना, हाँ, तो Ag प्लस का स्क्वायर बन जाएगा। ये सांद्रण में परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद में क्या करना है कि ई नॉट सेल जो दिया गया है वो कितना है, 3.17 दिया गया, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, ठीक है। और Mg की वैल्यू जो दी गई है वो 0.13 दी गई, 0.130 अपॉन, और Ag प्लस की जो वैल्यू दी गई है वो 0.001 ये दी गई है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 ये हो गया, इनटू एक चीज सॉरी यहाँ पर भूले हम, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो log 10
और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0.130 अपॉन 0.0001 इंटू 0.0001, ये आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको क्या करते हैं 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, ये हो जाएगा 0.130 और अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर -8। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये 10 की पावर -8 आ जाएगा। ये इतना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जब 10 की पावर -8 हो गया इतना, तो ऐसा करते हैं कि इधर तो जगह कम बच रही है, तो मैं इसको ऊपर का साफ कर लेता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और यहीं से ऊपर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, और देखो ये पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 0.130 इंटू 10 की पावर माइनस की है, प्लस की हो जाएगी 8, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, लॉग, ये a इंटू बी रखा हुआ है, इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6.113 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये log 10 हट जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू हमने सॉल्व करके रख दी, तो इसको रख देंगे 6.113, इतना हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया कि 3.17 माइनस 2 का डिवाइड कर दें तो 0.022 जा 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 इंटू 6.113, 3.17 माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो आंसर मल्टीप्लाई होगा और घटाने के बाद आपका 2.989 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 989 या 959 आपका आंसर दिया गया है, तो वो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको साफ करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, आपने नोट भी कर लिया होगा, और नहीं किया तो बाद में कर लेना, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, दोबारा से नोट कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसका दूसरे का घात। कह रहा है उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की, अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या करें, है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है उत्प्रेरण, वहां से मिल जाएगा। और वैसे तो उत्प्रेरण टॉपिक जो है आपका क्या किया गया है, रिड्यूस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अब क्वेश्चन दिया है तो भाई करना तो पड़ेगा ही, है ना, करना तो पड़ेगा ही, दिया है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 5 उत्प्रेरण पर मिल जाएगा। और अगर आपके पास नोट नहीं है तो हमारे 12 चैप्टर की केमिस्ट्री आपको फ्री में वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, आपका ही अच्छा भला हो जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे के का पर चलना है हमको। कह रहा है क्वेश्चन, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री जो दोष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। क्या कहेंगे, अरस समीकरण मितीय दोष कहेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर धातु आधिक्य दोष, धातु
आधिक्य दोष, ऐसा हो सकता है। तो इसमें पहला डायग्राम हम क्या दे सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था होती है जिसमें जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। अब धातु आधिक्य का मतलब होता है कि कोई एक, और धातु आधिक्य जो है उसमें कोई एक धनायन ज्यादा आ जाएगा, अतिरिक्त रूप से आ जाएगा। कोई एम मेटल आ सकता है, यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में आ सकता है, अथवा यहाँ पर आकर के अपना डेरा जमा सकता है। तो ऐसा हो जाएगा, इसका फर्स्ट डायग्राम हो गया। और सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। जरूरी नहीं 3 ही लाइन बनाए, आप 4 लाइन का जाल बना लीजिए, क्रिस्टल जालक बनाना है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जब कोई एक ऋणायन यहां से गायब हो जाता है, क्रिस्टल जालक से एक कोई ऋणायन गायब हो गया तो वो स्थान रिक्त हो जाता है और धनायन की अधिकता हो जाती है और धनायन की अधिकता हो जाती है। तो जब धनायन ज्यादा हो जाता है तो धातु आधिक्य होता है, अथवा अतिरिक्त धनायन आ जाता है तो धातु आधिक्य होता है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है, आदर्श व्यवस्था है, धातु न्यूनता की बात कर रहा है। जब कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक के अंदर आ जाता है, अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो धातु की कमी यानी धनायन की कमी हो जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कंडीशन हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रिस्टल जालक से धनायन गायब हो गया है ना, तो जब धनायन गायब हो जाता है तो रिक्त स्थान आ जाता है, तो फिर ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ये सेकेंड कंडीशन, क्योंकि ऋणायन ज्यादा हो जाएगा तो धातु की कमी हो गई, इसलिए धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ये था हमारा तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का था, जो डायग्राम की सहायता से समझाना था, जो हमने आपको बता दिया। और इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, कह रहा हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए। क्वेश्चन है तीसरे का खा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि। तीसरे का खा, क्योंकि ये तो लॉन्ग आंसर बनता है लेकिन 2 नंबर पे दिया गया है तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, हैबर विधि से NH3 का निर्माण। 2 नंबर पर है, उसी हिसाब से करेंगे, ज्यादा लंबी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, उच्च ताप और दाब पर, उच्च ताप व दाब पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। उच्च ताप व दाब पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म, और अगर करना चाहे मिश्रण को मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर 3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा हमारा N2 + 3H2 एरो मार्क 2NH3, ये बन जाएगा अमोनिया में। यहाँ पर Fe उत्प्रेरक होता है और MO वर्धक होता है, ये उत्प्रेरक हो जाएगा। इतना दे देना है हमें हैबर विधि से अमोनिया में, तो 2 नंबर हमारे मिल जाएंगे। उपसे संयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो तीसरे का गा,
उपसय संयोजन संख्या या इसी को समन्वय संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या बोलेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजी बंध बनाता है, उपसह संयोजी बंध बनाता है, जितने उपसह संयोजी बंध बनाता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN का होल 6 में Fe की समन्वय संख्या 6 है। ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो पर चले जाएं, चैप्टर नंबर 9 को खोलेंगे, वहां पर आपको उपसय संयोजन संख्या के बारे में डिटेल से मिल जाएगा। अगला कह रहा प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन जो तीसरे का कहा है वो कह रहा प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए, विकृतीकरण का मतलब होता है कि किसी भी संरचना का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या नष्ट हो जाना, है ना, तो वो विकृतीकरण कहलाता है। इसके बारे में आइए हमको लिखते हैं, मतलब मैं इसको आंसर बोलूँगा, है ना, लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको मैं बोलूँगा और आप लोग नोट कर लेना। जब प्रोटीन को लिखेगा, जब प्रोटीन को जल में गर्म करते हैं तो, जब प्रोटीन को जल में गर्म करते हैं तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण हो जाता है मतलब प्रोटीन जम जाती है, तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रोटीन को विकृत प्रोटीन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रोटीन की 2 डिग्री व 3 डिग्री यानी सेकेंडरी और टर्सरी 2 डिग्री व 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। 2 डिग्री व 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन 1 डिग्री यानी प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। यह प्रक्रिया प्रोटीनों का विकृतीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे, अंडे को उबालने पर, अंडा देखा होगा सबने, सभी लोग जानते हैं, अंडे को बॉयल करते हैं तो वो जम जाता है ना, ऐसे लिक्विड में होता है। तो लिखिएगा, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का जमना, ठीक है ना, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का जमना विकृतीकरण का सामान्य उदाहरण है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का पर, जिसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो 1 एम्पीयर मतलब I = 1 एम्पीयर दिया गया है, कॉमा 900 सेकेंड यानी टाइम दिया गया है, T = हम लोग लिखेंगे 900 सेकेंड हो गया। तो
द्रव्यमान की गणना करना है तो यहाँ पर लिखते हैं एक सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन टी। तो Q इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर और T कितना है 900 सेकेंड, तो बराबर क्या आ जाएगा 900 कूलाम का आवेश है ना। कितना हो रहा है 900 कूलाम का आवेश आ रहा है। और कैथोड पर क्रिया क्या होती है, कॉपर निक्षेपित हो रहा है, तो Cu यानी कॉपर जो है आयन में जो था वो किस में चेंज हो रहा है, मेटल में चेंज होता है, सॉलिड में, तो Cu ये बन जाएगा, ये Cu सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, ये आयन में बन जाएगा। और मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू जो आ गई वो 2 हो गई है ना, कितनी हो गई 2 हो गई। अब क्या होगा कि आपको पता है फैराडे संख्या, फैराडे संख्या कितनी होती है 96,500 कूलम है ना, ये फैराडे संख्या होती है। और इसमें जो है तो ये बनेगा कैसे ये भी देख लेते हैं। देखो 2 फैराडे संख्या बराबर कॉपर का 1 मोल बन रहा है, कहाँ से आया 2F, n बराबर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा क्या 2 × 96,500 बराबर कॉपर, इतना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम क्या लिख इतने को ये लिख सकते हैं ना, इतने कूलाम आवेश पर, आवेश बराबर क्या बना कॉपर, तो 1 कूलाम पर क्या हो जाएगा, अगर हम 1 कूलाम की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 कूलाम पर हो जाएगा 1/2 × 96500, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास आवेश कितना दिया गया है 900 कूलाम, तो 900 कूलाम क्या हो जाएगा 900 × 1/2 × 96,500, ठीक है, 96,500 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और 3 × 3 = 9, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 2 नहीं सॉरी ये कहाँ कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा। तो अब इसको इधर ले चलते हैं, ये हमारे पास हो गया क्या 9/2 × 965, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 9/2 पंजे 10, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 नेम 18, 18 और 1 1930 आ जाएगा। क्या आ गया 1930 आ गया। अब चूंकि लिखा लेंगे क्या कॉपर का द्रव्यमान बराबर, ठीक है, तो 900 कॉपर का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये लिखा 9/1930 गुणे क्या आ जाएगा 63, कॉपर का जो परमाणु भार होता है ना वो आ जाएगा 63 1930। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे का खा कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चौथे का खा निम्नलिखित पर टिप्पणी, पहला है ब्राउनी गति है ना, और नहीं सॉरी दूसरा ये था, ये दूसरा है, और पहला है टिंडल प्रभाव। तो ये बहुत जानी मानी हेडिंगें हैं और बहुत प्रचलित है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2020 और 19 के सेट सॉल्व किए होंगे वहीं से मिल जाएगा, नहीं तो आपके नोट्स पर मौजूद होगी जो कि चैप्टर नंबर 5 पर ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चौथे की गा पर चलते हैं। गा क्या कहता है, कह रहा ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्रेवियल थैलेमाइड के संश्लेषण, तो इसको लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन था हमारा ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण है ना, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण की बात कर रहा था, तो ये हो जाएगा ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। कह रहा थैलेमाइड की क्रिया, थैलेमाइड की एक का लिखा हुआ है, थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। यानी जब क्षारीय माध्यम में थैलेमाइड की क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है, जैसा कि यहाँ बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण कहलाता है। ये हमारा थैलेमाइड का सूत्र है और इसमें क्या किया, इसको हमने क्षारीय माध्यम में KOH से क्रिया करा दी, तो H2O, OH और H
यानी कि ये OH और H आपका निकल जाता है, के यहाँ पर जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम थैलेमाइड, है ना। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल रिएक्शन आपको देखकर बड़ी लग रही होगी, परिवर्तन कुछ नहीं। अब इसकी एल्किल हैलाइड आगे लिखा था, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो K और X मिलकर KX निकल गए, R जुड़ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा का तैसा था, K की जगह पर R रह गया, तो NR क्या होता है, एल्किल समूह होता है, तो एल्किल थैलेमाइड हो गया। अब इसका जल अपघटन करवा देंगे, क्या करवा देंगे, जल अपघटन, तो ये बन जाएगा क्या, थैलिक अम्ल बन जाएगा, और 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन बन जाएगा। इस संश्लेषण को ही ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। अब इसको हम साफ करके आगे बढ़ने वाले हैं, चौथे के घ नंबर पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का घ क्या कह रहा है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो 4 के घ में पहला पॉइंट है Br2, ब्रोमीन जल से क्रिया, है ना, ब्रोमीन जल से क्रिया करवा रहा है। तो ग्लूकोज का सूत्र CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है, और CH2OH। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, Br2 यानी ब्रोमीन जल से करवानी है। ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, मतलब कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता, CH2OH। इसका नेम हो गया ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ये ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। और दूसरे नंबर पर इसने कहा है किससे क्रिया देना है, सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया करवानी है। तो CHOH का होल 4 CH2OH, है ना, CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा हो गया। अब हम तो इसके साथ सांद्र HNO3 से क्रिया करवाएंगे तो सैकेरिक अम्ल बनता है, COOH, CHOH का होल 4 COOH, तो इसे हम कहते हैं सैकेरिक अम्ल। अथवा में दूसरा नाम COOH के 2 हो गए तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा चौथे का घा, खत्म हो गया, फिनिश। अब हम लोग चलते हैं 5वें के का पर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहता है, कह रहा हिमांक और नमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक और नमन तथा विलेय के मूलक द्रव्यमान में संबंधित। तो बहुत अच्छा, अभी दूसरे के खा में ऐसे किया गया था, यहाँ पर भी आ गया। तो हेडिंग हम लोग डाल देंगे क्या, हिमांक अवनमन। क्या डालेंगे भैया, हिमांक अवनमन डालेंगे। इसमें हम लोग चलते हैं तो क्या लिखेंगे, परिभाषा वही लिखिए, मैं बोलता हूं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में हुई कमी, सॉरी क्वथनांक नहीं, उसके हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। उसके हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, उसने संबंध पूछा है मोलर द्रव्यमान और विलेय के मोलर द्रव्यमान और अवनमन में। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ठीक है, ये संबंध हो जाएगा हमारा। अब हम नीचे लिख लेंगे, जहां m बराबर विलेय का अणुभार, m बराबर क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, KF बराबर क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक, और स्मॉल w विलेय की मात्रा, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन,
कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा या विलायक का भार लिख सकते हैं ना। ये आपका संबंध का सूत्र हो जाएगा। इसको साफ करते हैं। अब हम लोग चलेंगे 5वें के खा पर। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई तथा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया 5वें का खा है, वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो मोल सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है भैया? प्रथम कोटि की अपक्रिया में वेग स्थिरांक की जो इकाई आती है वो मोल सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है ना? क्या होती है भैया? सेकेंड इनवर्स होती है। और इसके लिए इसमें व्यंजक सिद्ध करना है तो लिख सकते हैं व्यंजक, हेडिंग डालेंगे। माना अभिक्रिया ए से प्रोडक्ट बना। क्या बन गया भैया? उत्पाद बन गया। ए से प्रोडक्ट हो गया। आगे क्या करना है आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, प्रारंभ में हमने इसके ए मोल ले लिए तो इधर बन गए 0 मोल, और टी समय पर इधर x मोल लिए। मान लो कि x मोल बन जाते हैं तो बचा कितना होगा, a माइनस एक्स मोल। ठीक है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है, dx अपॉन dt समानुपाते a माइनस एक्स की पावर 1। क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया जो होती है वो प्रथम घात पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रथम घात पर। तो 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। समीकरण a। समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन k इंटू dt। अब इसके बाद क्या होगा कि जब समाकलन हटता है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है? ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इसके आगे हम इधर चलेंगे कि यहां लिख के आ सकते हैं जहां सी समाकलन स्थिरांक है, सी समाकलन स्थिरांक है। जब t बराबर 0 तो x बराबर 0 होगा। मतलब t बराबर 0 का जब हमने समय नहीं लिया था, t बराबर 0 टाइम था प्रारंभ में, तो 0 मोल बने थे। x की वैल्यू कितनी थी? 0 मोल थी। अब इन को t और x की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी। के टी था ना, k इंटू 0 प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए बराबर सी। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है? अब क्या होगा, c की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो लिख सकते हैं c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस लॉग ई ए बराबर माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स और बराबर के टी प्लस सॉरी इसको अभी साफ करेंगे, के पहले रखेंगे तो के टी प्लस माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। बाय मिस्टेक, सॉरी, समीकरण 2 हमारा है माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस माइनस, अब सी की वैल्यू क्या आई है, ये माइनस लॉग ई ए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हम पक्षांतर करेंगे के टी बराबर, क्या पक्षांतर करेंगे, के टी बराबर पक्षांतर करेंगे हम जब लोग, तो
इसमें आ जाएगा माइनस लॉग ई ए प्लस लॉग ई ए माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये माइनस का पहले से बना हुआ है। ठीक है, k इक्वल टू 1/t कर दिया, लॉग e कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a बटे a माइनस एक्स। अब k इक्वल टू 2.303/t, लॉग e की वैल्यू रख दिया तो ये हो गया log 10 a बटे a माइनस एक्स। यही हमारा व्यंजक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं कहाँ पर, 5वें की गा पर, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतः संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो ये आपका जो 5वें का गा है ना, ये चैप्टर नंबर 8। अंतः संक्रमण तत्व जो होते हैं वो एफ ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं और ये सब आपको चैप्टर नंबर 8 पर मिल जाएंगी। इसको आप लोग वहीं से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद 5वें का घा, 5वें के घा पर चलते हैं हम लोग। पांचवें का घा कह रहा है, उपसय संयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को उसने पूछा है लॉन्ग आंसर में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें से थोड़ी सी थ्योरी है जो कि मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जब धातु लिगेंड आबंध आयनित होते हैं अर्थात आयनों में टूटते हैं, आयनित होते हैं, जो कि धातु आयन व लिगेंड के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु के डी कक्षकों की डी कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, परंतु जब यह ऋणावेशित लिगेंड के कारण होता है तो यह असममित हो जाता है। फलस्वरूप डी कक्षक का विपाटन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है।
क्रिस्टल क्षेत्र की प्रगति पर निर्भर करता है। यह दो प्रकार से होता है, यह दो प्रकार से होता है। नंबर 1, अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। इसमें लिखेंगे एक उपसह संयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन 6 लिगेंड द्वारा घिरा रहता है। इस आधार पर इनका विपाटन निम्न प्रकार होता है। तो पहले पॉइंट की थ्योरी लिखने के बाद इनका विपाटन कुछ इस तरीके से होता है, ये इसमें लिख देंगे। ठीक है ना, ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद नंबर 2 होगा चतुस्थलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो इसमें क्या होता है, अष्टफलकीय का विपाटन जैसा होता है उसका जस्ट उल्टा यानी विपरीत चतुस्थलकीय संकुलों का विपाटन होता है। तो ये दोनों डायग्राम आपको देने होंगे। इस तरह से हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारा जो 5वें का घ था ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर पर आ गए हैं, जिसमें कह रहा है 6वें का कि डीगन विधि से क्लोरीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। तथा क्लोरीन से NaOCl, NaClO3 तथा CaOCl2 किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो ये आपको 6वें का जो का है, 6वें का ये डीगन विधि से क्लोरीन है, जो कि चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 के पार्ट C यानी हैलोजन फैमिली इस चैप्टर में ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, वहां से पूरा आंसर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे 6वें के अथवा पर। जीनान के 3 फ्लोराइड तथा 2 ऑक्सीफ्लोराइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये आपका जीनॉन है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 का पार्ट D, मतलब कि अक्रिय तत्व, है ना, अक्रिय तत्वों के बारे में है जीनॉन के। तो वहां से इनके आंसर मिल जाएंगे 6वें का। और हम लोग 6वें के खा पर चलेंगे। एथेनॉल के निर्जलन, 6वें का खा कह रहा है एथेनॉल के निर्जलीकरण या निर्जलन की क्रिया विधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण कराएंगे तो इसकी क्रिया विधि को समझाना है भैया एथेनॉल की। तो देखिए कैसे करते हैं, साफ कर लेता हूँ। छठवें का एथेनॉल का निर्जलीकरण, एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो देखिए क्या है कि इसकी कॉमन रिएक्शन हम लोग दे सकते हैं C2H5OH कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो C2H4 प्लस H2, C2
H4 एथिलीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा और जल का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब इसी क्रिया विधि को समझाना है, कैसे करेंगे क्रिया विधि, ठीक है। तो ये कई पदों में पूरी होती है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जो H2SO4 जो है ये टूट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस प्लस HSO4 माइनस बनेगा, ठीक है ना। सेकंड पद में क्या होगा, सेकंड नंबर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है एल्कोहल के OH समूह को, हाइड्रोजन आयन एल्कोहल के OH समूह पर आक्रमण करता है, OH समूह पर आक्रमण करता है और OH समूह पर आक्रमण करता है और प्रोटॉन देकर प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। क्या करेगा भैया, CH3CH2OH प्लस H आयन यहाँ पर अटैक करेगा, इसको थोड़ा और अच्छा लगा दें यहाँ से, और ये बना देगा CH3CH2OH और H, ये धन आयन बन जाएगा, ये प्रोटॉनीकृत बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप यह H2O को त्याग कर कार्बोनियम आयन देता है, कार्बोनियम आयन देता है। यानी ये जो है CH3CH2O सिंगल बॉन्ड H ये धन आयन H2O मॉलिक्यूल को त्यागेगा और बना देगा क्या, CH3CH2 प्लस, ये कार्बोनियम आयन बन गया और प्लस आपका H2O बाहर हो गया, ठीक है। चौथे पद में क्या होगा कि चौथे पद में कार्बोनियम आयन 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन त्याग कर एल्कीन बनाता है। तो ये हो जाएगा CH3CH2 प्लस हेरो मार्क CH2 डबल बॉन्ड CH2 या इसी को हम C2H4 लिख सकते हैं प्लस हाइड्रोजन आयन ये त्याग देता है। इस तरह से एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि हो गई। अब इसी क्वेश्चन में उसने कहा है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसी क्वेश्चन में अभी जुड़ा हुआ पार्ट है, एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो पहचान की विधि में क्या लिखेंगे, पहले डालेंगे प्राथमिक एल्कोहल समीकरण लिखना है, जैसे कि CH3CH2OH ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, ये ऑक्सीकृत होगा K2Cr2O7H2SO4 के साथ। तो पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल दे देगा, ठीक है। फिर हेडिंग डाल देंगे द्वितीयक एल्कोहल डाल देंगे। तो जब द्वितीयक एल्कोहल हम लोग डालेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या बनता है कि द्वितीयक एल्कोहल जो है सर्वप्रथम ऑक्सीकृत हो करके वही K2Cr2O7H2SO4 के साथ ऑक्सीकृत होकर के पहले कीटोन देते हैं। क्या देते हैं, कीटोन बनाते हैं और ये पुनः ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाएंगे इस तरह से। फिर हेडिंग डालेंगे तृतीयक एल्कोहल। क्या डालेंगे भैया, तृतीयक एल्कोहल डालेंगे। तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं ना, तृतीयक थर्ड डिग्री एल्कोहल, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीकृत नहीं होते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रयास किया जाए, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये ऑक्सीकृत होकर के क्या देंगे, कीटोन देंगे और फिर पुनः ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बना देंगे।
नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ऑक्सीकृत नहीं होते। तो ये हो गए पहचानने की समीकरण, ठीक है ना। तो ये सातवें का खा, सॉरी छठवें का खा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं। इसके बाद है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना है इसके अथवा में, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को हम लोग स्पष्ट करेंगे। हेडिंग डाल दो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। अब देखिए क्या हो जाएगा, छठवें के खा का अथवा चल रहा है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति डाल देंगे, हेडिंग अम्लीय प्रकृति। तो देखिए होता क्या है, फिनॉल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन प्लस बन जाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, जलीय विलयन। ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ब्रांस्टैन, लॉरी और आरेनियस ने बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देते हैं, आसानी से त्याग कर देते हैं, उनमें अम्ल का गुण पाया जाता है, वो अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखेंगे और इसमें ये बना फिनॉक्साइड आयन, है ना, ये लिखेंगे। और इसके नीचे लिखिएगा, मैं बोले दे रहा हूं कि फिनॉल में OH समूह उपस्थित है, फिर भी यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि इसने कहा कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है और बेंजोक्विनोन बनाना है, ठीक है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है और बेंजोक्विनोन बनाना है। तो पिक्रिक अम्ल, पहले क्या डाल दी भैया, पिक्रिक अम्ल। फिनॉल लेंगे 3HNO3, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस दिखाएंगे, OH NO2 NO2 NO2, ये बन गया पिक्रिक अम्ल, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल और प्लस 3H2, ठीक है। और इसी में सेकेंड पार्ट जुड़ा हुआ है बेंजोक्विनोन का, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। तो देखिए क्या होगा, फिनॉल OH होता है, इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड लो, डबल बॉन्ड लो, ये बेंजोक्विनोन बन गया, ठीक है। यानी इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे तो बन जाएगा बेंजोक्विनोन। तो इस तरह से छठवें के खा का अथवा भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको जो है रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह NO2 की उपस्थिति में हेलोरेन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्यों। तो सातवें का उदाहरण सहित स्पष्ट करना, आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह NO2 की उपस्थिति में हेलोरेन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में लिखने के लिए तो हम कुछ अपक्रियाओं का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कुछ अपक्रियाओं का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा कि जैसे कि Cl और ये हमारा NO2 होगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, क्या है भैया ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। अगर हम इसकी NaOH
तन HCl की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं तो यहाँ पर फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, क्या मिलता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल प्लस NaCl हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है, पहला एग्जांपल। और दूसरी कंडीशन पर अगर हम दोबारा से लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हैलोजन परमाणु है। ठीक, ये तो पैरा पोजीशन का था। अब ये NO2 पोजीशन, आर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, तो उत्प्रेरक तो हमारे वही रहेंगे और ये इसका टेम्परेचर होगा 443 केल्विन और ये 368 केल्विन पर, और वही रहेगा NaOH और HCl। तो ये क्या बना देगा भैया, OH और NO2। ठीक है, प्लस NaCl, पैरा आर्थो, और फिर से इसको लेते हैं तो Cl हो जाएगा। और इस बार क्या हो सकता है कि तीनों अपक्रियाएं दे सकते हैं। एक चीज छूट रही है, ये इतना मिल गया था तो इसके आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, NO2 इस तरह से, तो डबल NO2 ले लेते तो OH हो जाएगा और एक NO2 यहाँ रहेगा, डाई नाइट्रोफिनॉल बना। और अब इसको तीसरे पद पर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl NO2 NO2 NO2, फर्स्ट कंडीशन NaOH, सेकेंड HCl, और टेम्परेचर है 323 केल्विन, 323 केल्विन। ठीक है, तो ये बन जाएगा TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल OH NO2 NO2 और NO2। ठीक है, प्लस NaCl, ये हो जाएगा। एक अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया और ये तीसरी अभिक्रिया। ठीक है, इन तीनों अभिक्रियाओं से ये स्पष्ट होता है कि फिनॉल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अधिक क्रियाशील होता है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं लिख लें, नोट कर ली होंगी। और इनके लिखने के बाद भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है तो लिखिएगा। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ने से अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि कम ताप पर अभिक्रिया पूर्ण होने लगती है। कम ताप पर अभिक्रिया पूर्ण होने लगती है। यहां पर देखिए, पहली अभिक्रिया 443 पर हुई, 368 पर हो गई, 323 पर हो गई। इसको सही कर देते हैं। तो टेम्परेचर निरंतर घटता जा रहा है, तो कह रहा है अभिक्रिया कम ताप पर पूर्ण होने लगती है। आगे लिखे, आर्थो तथा पैरा स्थित पर NO2 समूह की उपस्थित से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। फलस्वरूप हैलोएरीन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण सरल हो जाता है। नाभिक स्नेही का आक्रमण सरल हो जाता है। ठीक है ना, नाभिक स्नेही का आक्रमण सरल हो जाता है, क्योंकि कार्बो एनायन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। स्थायित्व प्राप्त
कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे 7वें के का के अथवा पर। सातवें के का अथवा कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। तो ये सब आपकी नोट्स पर मौजूद है और चैप्टर नंबर 10 पर होंगे। चैप्टर नंबर 10 पर मिल जाएंगे आपको सारे नोट्स, इनके बारे में स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। सातवें का खा कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखिए। टालिन परीक्षण, रिटार्ड अपक्रिया, गाटरमैन कोच अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, रोजनमुंड अपचयन। तो ये सब आपके नोट्स पर मौजूद है, इनको हमें लिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन बच्चों को नहीं मिला तो वो लोग हमारे चैप्टर नंबर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और 11, 12 को देख लेंगे, वहां पर ये सारे आंसर आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में उसने कहा है कि सातवें के खा का जो अथवा है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, सातवें के खा का अथवा। नंबर 1 कह रहा है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भैया, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड CH3, ठीक है, CH3, इसकी क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O और CrO3 की उपस्थिति में अगर हम करवाते हैं तो ये बनता क्या है, COOCH3। क्या बन जाता है भैया, COOCH3 बन जाता है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन रह गया तो ये बनेगा COOCH3, ये बनेगा प्लस COOCH3, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी 1, 2, तो यहाँ पर होल ट्वाइस लग जाएगा, COOCH3 का होल ट्वाइस। ठीक, अब इसका करवा देंगे क्या, जल अपघटन H2O से। तो जब जल अपघटन करवा देंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर देखें तो हमारा क्या होगा, -2CH3COOH, एस्टिक एसिड बाहर निकल जाएगा। सेकेंड नंबर पर क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, C6H5COCl से बेंजल्डिहाइड बनवा रहा है, बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र है C6H5COCl प्लस इसका आप चयन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो C6H5CHO प्लस HCl बेंजल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पृथक हो जाएगा। तीसरी रिएक्शन है, कह रहा है एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल। तो एसीटोनाइट्राइल मतलब CH3CN होगा, ठीक है, CH3CN। इसका जल अपघटन होगा अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा, क्या होगा, CH3COOH बन जाएगा। CH3COOH का अपचयन करवा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, ये हो जाएगा। नंबर 4 पर है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल।
फेनिल मेथिल कीटोन मतलब कि ये फेनिल हो गया, COCH3 ये फेनिल मेथिल कीटोन हो गया, और इससे बनाना है हमें बेंजोइक अम्ल। तो इसकी क्रिया आयोडीन और NaOH के साथ करवाते हैं। आयोडीन और NaOH के साथ करवाएंगे तो COO माइनस, ठीक है, COO माइनस प्राप्त होगा। बनाना क्या है, और इसको ऐसा करो, आयोडीन और NaOH यहाँ पर लेते हैं और ये दिखाएंगे आपको कि CHI3 यानी आयोडोफॉर्म बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब इसका जो है COO है, इसका अम्ल के साथ अब चयन करवा देंगे HCl के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, रिंग लगाएं COOH, ये बन जाएगा, और माइनस का Cl निगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्रिया हो जाएगी। नंबर 5, पांचवी रिएक्शन आपके दी गई है, इसी का 5वां पार्ट है, 5th। कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो देखो भैया, नाम तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो गया। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन मतलब C6H5Br, और इसकी क्रिया हम करा देंगे KCN से, तो ये बन जाएगा C6H5Cn, माइनस का KBr बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। फेनिल साइनाइड प्राप्त हो गया, और फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करवा देते हैं, यानी कि H2O और अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बना देगा क्या, C6H5COOH प्लस NH3 प्राप्त हो जाएगा। ये बन गया हमारा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इसी तरह से भैया इस प्रकार हमारा जो एक सेट था, यानी कि 2022 का जो पहला सेट था वो कंप्लीट हो जाता है, और दिन हो गया इस सेट का, है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले सेट पर, यानी सेकंड सेट नंबर 2 पर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और भैया आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिससे कि आपका बहुत जल्दी कल्याण हो जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। थैंक यू, जय हिंद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।